हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एसटेक स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स और केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन जो कि आने वाली पॉलिटेक्निक की परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि हमारा है, कह रहा है कि यानी कि डॉस सदिश राशि का एक उदाहरण, यानी कि हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से हमें सदिश राशि पता करनी है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है लंबाई, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है संवेग, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है चाल, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है दूरी। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास सदिश राशि यानी कि सदिश राशि में हमारी वो होती है जिनमें परिमाण प्लस दिशा दोनों हो, और अदिश राशि वो होती है जिसमें केवल परिमाण हो। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी जो कि सदिश राशियाँ होती हैं वह होती है वेग, संवेग, विस्थापन, बल, त्वरण, आवेग, दाब, विद्युत तीव्रता आदि। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह संवेग हमारा सदिश राशि हो गया। बाकी की ये हमारी तीनों हैं जो कि अदिश राशियाँ हैं, तो आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि एक विद्युत सर्किट में एक कूलाम आवेश को ए बिंदु से बी बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना है, तो वह निम्नलिखित में से संदर्भित है। यानी कि हमारे पास एक कूलाम आवेश है जो कि एक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाना है और 1 जूल कार्य करना है, तो वह निम्नलिखित में से संदर्भित होगा। यानी कि हमारे पास W बराबर दिया गया है जो कि 1 जूल है, और हमारे पास Q बराबर 1 कूलाम है। तो हमारे पास यानी कि V बराबर हो जाएगा यानी कि W/Q, तो हो जाएगा यानी कि 1 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास कह रहा है कि बिंदु ए और बी के बीच 1 एम्पियर विद्युत धारा। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है बिंदु ए और बी के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर। और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है ए और बी के बीच 1.6 × 10⁻19 कूलाम का आवेश। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिंदु ए और बी के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर हो जाएगा, यानी कि वोल्टेज डिफरेंस हो जाएगा अगर हम यानी कि 1 कूलाम आवेश को 1 जूल कार्य करने में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है जो कि कह रहा है कि प्रकाश के संपर्क में आने पर पारदर्शी फोटोग्राफिक परत का रंग धीरे धीरे परिवर्तित हो जाता है, ऐसा डैश होता है। यानी कि ऐसा किसके कारण होता है, यानी कि प्रकाश के संपर्क में जब पारदर्शी फोटोग्राफिक प्लेट को हम ले जाते हैं तो उसका रंग धीरे धीरे चेंज हो जाता है। ये किसके कारण होता है, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है जो कि कह रहा है कि संयोजन अपक्रिया, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है ऊष्मीय वियोजन, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है उपचयन अपक्रिया, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है विस्थापन अपक्रिया। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऊष्मीय वियोजन के कारण प्रकाश में के संपर्क में आने पर फोटोग्राफिक परत का रंग धीरे धीरे बदल जाता है। ये अपक्रियाएं प्रकाश ऊर्जा का उपयोग कर वियोजित करती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमा के धरातल से देखने पर, यानी कि चंद्रमा की सतह पर हम जाएंगे, उससे देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा। यानी कि जब हम चंद्रमा पर जाएंगे उससे हम आकाश को देखेंगे तो यह कैसा दिखाई देगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है लाल, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है नीला, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है श्वेत, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है काला। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम चंद्रमा पर धूल कणों के कारण वायुमंडल की उपस्थिति के कारण, यानी कि वायुमंडल अनुपस्थित होता है चंद्रमा पर, उसके कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, तथा चंद्रमा के धरातल से देखने पर आकाश का रंग काला दिखाई देगा, यानी कि आकाश हमें काला दिखाई देगा। आप लोग याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो कि कह रहा है कि एल्युमिनियम वायुमंडल की O2 के संपर्क में आने के बाद Al2O3 बनाता है, यह क्रिया कहलाती है। यानी कि जब हमारे पास एल्युमिनियम होती है वह वायुमंडल की ऑक्सीजन के संपर्क में आने से हमारी Al2O3 बनाता है, तो यह क्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है संक्षारण, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है जंग लगना, ऑप्शन सी हमारे पास है वियोजन, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है वाषित होना। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यह क्रिया हमारी संक्षारण कहलाती है। ये आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि वायु में 750 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य वाला एक प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच की स्लैब में प्रवेश करता है, तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य में लगभग परिवर्तन, यानी कि प्रकाश, हमारे पास एक फार्मूला होता है V बराबर, यानी कि वेग बराबर अपवर्तनांक इंटू तरंग। तो हमारे पास लेमडा बराबर हो जाएगा यानी कि 1/n, तो लेमडा बराबर 1/n हो जाएगा। तो हमारे पास
यानी कि n बराबर हो जाएगा 1/λ। तो यहाँ पर लेमडा n बराबर हो जाएगा λ2/λ1, यानी कि λ2 से λ1। तो यहाँ पर हम यानी कि तो n बराबर हमारे पास λ2 यानी कि तो हमारे पास यानी कि λ1 बराबर है, जो कि λ1 बराबर हो जाएगा λ2/λ। और तो λ2 हमारे पास कितना है 750 और n बराबर हमारे पास है 1.5। तो हमारे पास 1.5 तो इसे भाग करेंगे तो 500 नैनोमीटर आ जाएगा लैम्डा। तो हमारे पास पहले हमारे पास तरंग दैर्घ्य थी 750 और हमारे पास रह गई 500। तो यहाँ पर हमारे पास 200 नैनोमीटर यानी कि 200 नैनोमीटर का परिवर्तन आ गया। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 250 नैनोमीटर का परिवर्तन है। और अगला क्वेश्चन है जो कि सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि समान द्रव्यमान संख्या लेकिन विभिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं के रूप में जाना जाता है, यानी कि द्रव्यमान संख्या समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न हो, ऐसे परमाणुओं को किसके रूप में जानते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर कह रहा है यानी कि द्रव्यमान समान हो, यानी कि मास हमारा समान रहे लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न रहे, तो इसे हम आइसोबर यानी कि आइसोबर के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है इनमें से कौन सा पदार्थ गैस्ट्रिक अम्ल के एक संघटक के रूप में पेट में नहीं स्रावित होता है, यानी कि कौन सा पदार्थ होता है जो गैस्ट्रिक अम्ल के रूप में संघटक के रूप में हमारे पेट में स्रावित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है पोटेशियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 होता है वह एक तीव्र अकार्बनिक अम्ल होता है। तो इसका रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है। यह एक गंधहीन रंगहीन पदार्थ होता है जो जल के साथ विलय होता है। इसका प्रयोग पेट्रोलियम के शोधन में कई प्रकार के विस्फोट बनाने में आदमी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि यह पेट में हमारे स्रावित नहीं होता है, बाकी के तीनों अम्ल हमारे पेट में स्रावित होते हैं। और अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि आवर्त सारणी का द्वितीय उच्चतम विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, यानी कि आवर्त सारणी का द्वितीय उच्चतम विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है क्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है नाइट्रोजन। तो डियर स्टूडेंट, तत्व की विद्युत ऋणात्मकता आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर जाने पर बढ़ती है, यानी कि जैसे जैसे इधर जाएंगे वैसे वैसे विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। तो हमारा जो होता है यानी कि ऑक्सीजन द्वितीय उच्चतम विद्युतशीलता वाला तत्व होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन। और अगला क्वेश्चन है जो कि कह रहा है कि बाह्यतम कक्षा में अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व कौन सा है, यानी कि अर्धपूरित हो और वह बाह्यतम कक्षा में हो। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है बोरान, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है नाइट्रोजन। तो हमारा यानी कि जो नाइट्रोजन यानी कि एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हो जाएगा, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13, तो हो जाएगा 2 2 8 10 3 13। और मैग्नीशियम का करेंगे तो Mg का होता है 12, तो हो जाएगा 2 8 10 2। और बोरान का करेंगे तो हो जाएगा यानी कि 5, बोरान का हमारा 5 होता है, तो हो जाएगा 2 3। और यहाँ पर हमारा नाइट्रोजन का हो जाएगा यानी कि 7, तो हो जाएगा 2 5। तो यहाँ पर हमारा जो कि अर्धपूरित यानी कि अर्धपूरित हमसे पूछा गया है। तो हमारा जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन अंतिम कोष में आए हैं। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है जो कि फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट से लिया गया है, कह रहा है कि तार का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है, यानी कि तार का प्रतिरोध होता है वह किस कारक पर निर्भर करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है अनुप्रस्थ काट के यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है लंबाई पर, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है ताप पर, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है ये सभी। तो हमारे पास तार का प्रतिरोध होता है वह होता है रो, इसका एक फार्मूला होता है रो L/A, यानी कि एल हमारी होती है तार की लंबाई और हमारी यानी कि ए होता है यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया, और जो हमारा होता है रो यानी कि तार का विशिष्ट प्रतिरोध होता है।
तो ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा, और ये तापमान पर भी निर्भर करता है क्योंकि आर टी बराबर होता है कि आर टी बराबर आर नॉट और 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, यानी कि टी हमारा ये हमारा तारका धातु तारका के लिए अल्फ़ा का मान हमारा धनात्मक होता है। तो ये ताप पर भी निर्भर करता है, यानी कि जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे वैसे प्रतिरोध भी बढ़ता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये सभी। और अगला क्वेश्चन है जो कि कह रहा है कि एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। यानी कि एक समान तल, ये सड़क है हमारी, इसका तल समान है, यानी कि इसके सरफेस समान है, सीधी सड़क पर नियत त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन नियत रहता है, तो दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा, ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है कार का त्वरण शून्य है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है कार का वेग शून्य है, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है कार का त्वरण निरंतर बदल रहा है, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है कार का वेग जो है निरंतर बदल रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कार का वेग निरंतर बदल रहा है। यानी कि यदि कोई पिंड नियत त्वरण से गति कर रहा है तो उसके वेग में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, यानी कि उसका वेग बदलता रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है जो कि कह रहा है कि असमान अनुप्रस्थ काट के एक धात्विक चालक में एक स्थिर विभवांतर लगाया जाता है, तो संपूर्ण चालक में जो मंद स्थिर रहता है, जो मंद वह है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है विद्युत धारा, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है विद्युत धारा घनत्व। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं कि किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या नियत रहती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन है वो कभी नहीं बदलते, उतने ही रहेंगे, यानी कि और तथा यह केवल चालक के गुण पर निर्भर करता है, यानी कि जिस प्रकार का चालक होगा उसमें उतने ही उस प्रकार के इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यह असमान अनुप्रस्थ काट पर निर्भर नहीं करते, यानी कि असमान यानी कि चाहे जितना एरिया काटते हैं उससे निर्भर नहीं करेगा। तो अतः धारा का मान नियत रहेगा, यानी कि इसमें धारा भी समान रहेगी। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो मध्य स्थित रहता है वह विद्युत धारा स्थिर रहती है, यानी कि जितने इसको जैसे कि ये हमारा तार है, इसे यहाँ से काटते हैं, यहाँ से तार दे, लेकिन जिसने इसमें धारा फ्लो होगी वह इतने में भी फ्लो होगी, वह इतने में भी फ्लो होगी, वह इतने में भी फ्लो होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त रूप से पाई जाती है, यानी कि फ्रीली वह प्रकृति में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है सोना और प्लेटिनियम दोनों, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है सोना, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है तांबा, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है प्लेटिनियम। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सोना तथा प्लेटिनम दोनों धातुएं प्रकृति में मुख्य रूप से पाई जाती हैं। आप लोग याद रखिए, दोनों प्रकृति में फ्री पाई जाती हैं। पास है कह रहा है कि ओम के नियम के सत्यापन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है, कि ओम का नियम हम प्रूव करने के लिए कौन सी व्यवस्था का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है जो कि ये सर्किट दिया गया है, यानी कि यहाँ पर 3 हमारे पास प्रतिरोध दिए गए हैं और एक वोल्टमीटर और एक एमीटर, और हमारे पास एक बैटरी दी गई है, और इसे एक वेरिएबल प्रतिरोध लगाया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है जो कि यहाँ पर एक ओमीटर यानी कि एक प्रतिरोध के सीरीज में लगाया गया है, और एक रेजिस्टेंस और एक वोल्टमीटर पैरेलल में लगाया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है ये जो कि कह रहा यहाँ पर एक वोल्टमीटर को सीरीज में लगाया गया है और एमीटर को भी सीरीज में लगाया गया है। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है, इसमें भी ये एमीटर यहाँ पर लगाया गया और वोल्टमीटर यहाँ पर लगाया है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि यहाँ पर एक प्रतिरोध, 2 प्रतिरोध यानी कि सीरीज में लगाए गए हैं, तीनों प्रतिरोध ये सीरीज में लगाए गए हैं, और एक प्रतिरोध वेरिएबल किया गया है, और वोल्टमीटर को पैरेलल में लगाया गया है और एमीटर को सीरीज में लगाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इसमें जुड़ जाएगा, तो हमारे पास एक रिजल्टेंट आ जाएगा हमारे पास, यानी कि यहाँ पर, और वोल्टमीटर हमारे पास ये पैरेलल में आ जाएगा, और हमारे पास एमीटर आ जाएगा यहाँ पर जो कि, और यहाँ पर एक बैटरी आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऊपर यानी कि इस चित्र से यह स्पष्ट हो रहा कि जब विभव यानी कि वोल्टेज परिवर्तन होगा तब एमीटर से धारा फ्लो होगी, यानी कि जब वोल्टेज बदलेंगे तो एमीटर में धारा फ्लो होगी। ऐसा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ओम के नियम से चित्र की पुष्टि होती है, यानी कि ओम के नियम की पुष्टि होती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कोई OH LiOH की अपेक्षा प्रबल क्षार है, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के OH यानी कि और लिथियम हाइड्रोक्साइड LiOH की अपेक्षा प्रबल क्षार है। इनमें से कौन सा प्रबल क्षार है, इसका कारण क्या है, यानी कि जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वह लिथियम हाइड्रोक्साइड की अपेक्षा प्रबल क्षार है, तो इसका कारण क्या है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है लिथियम अत्यंत अभिक्रियाशील है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है लिथियम का परमाणु आकार कम है,
ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है के यानी कि पोटेशियम अत्यंत अभिक्रियाशील है। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है के यानी कि पोटेशियम का परमाणु आकार अधिक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी यानी कि पोटेशियम जो हमारा होता है वह अधिक अभिक्रियाशील होता है, क्योंकि पोटेशियम पूर्ण रूप से वियोजित या आयनित होकर हाइड्रोक्साइड यानी कि OH आयन देता है, OH माइनस आयन देता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एक या एक से अधिक द्विबंध होते हैं यानी कि डबल बॉन्ड होते हैं उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है एल्कीन, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है एल्कली, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है एल्केन, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है एल्काइन। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एक से अधिक डबल बॉन्ड होते हैं उन्हें यानी कि CH4, C2H6 यानी कि एल्केन कहते हैं। यानी कि एल्केन का हमारा फार्मूला होता है CnH2n+2 यानी कि, तो इसे ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए यानी कि उसे हम एल्केन कहते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि वनस्पति तेल में सामान्यता होता है यानी कि वनस्पति तेल में क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है असंतृप्त बसीय अम्ल, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है कार्बोक्सिलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है संतृप्त बसीय अम्ल और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि असंतृप्त बसीय अम्ल पाया जाता है वनस्पति तेलों में। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि कठोर जल साबुन के साथ पृष्ठ मल देता है, यह किसकी उपस्थिति के कारण होता है। यानी कि कठोर जल होता है वह साबुन के साथ पृष्ठ मल देता है यानी कि झाग देता है, या किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है CH3COOH, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है NaOH, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है CaOH का वोल्टाइज, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है CaCl2। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कठोर जल मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के लवण होते हैं यानी कि कठोर जल में मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के लवण होते हैं या साबुन के साथ धुंधला सफ़ेद अवक्षेप बनाते हैं जिसे झाग युक्त फेना कहते हैं, अतः कैल्शियम क्लोराइड सही विकल्प होगा यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो कि कह रहा है, एक पेड़ की शाखा पर बैठा बंदर अचानक नीचे ज़मीन पर गिर पड़ता है। यानी कि एक पेड़ पर पहले एक बंदर बैठा था, वह अचानक ज़मीन पर गिर पड़ा, यह किस नियम का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है ऊर्जा संरक्षण नियम का, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है केपलर नियम का, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है न्यूटन के गति के तीसरे नियम का, ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है वह कह रहा है द्रव्यमान संरक्षक नियम का। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऊर्जा संरक्षण का नियम, क्योंकि एक पेड़ की शाखा पर बंदर एकाएक जमीन पर नीचे गिर पड़ता है या ऊर्जा संरक्षण के नियम का उदाहरण होता है। ऊर्जा संरक्षण नियम के तहत ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जाती है, इसे केवल एक प्रकार ऊर्जा के रूप में दूसरे प्रकार के ऊर्जा के रूप में परिवर्तित किया जाता है, ब्रह्मांड की ऊर्जा स्थिर रहती है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि प्रतिरोधकता की एसआई इकाई यानी कि रेजिस्टेंस की एसआई इकाई क्या है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है कूलम, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है ओम और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है ओम मीटर। तो डियर स्टूडेंट, रेजिस्टेंस का हमारे एसआई यूनिट होता है यानी कि हमारे पास होती है ओम मीटर, यानी कि आर बराबर हमारे पास फार्मूला होता है रो ले पाने यानी कि प्रतिरोधकता होती है, तो आर बराबर हो जाएगा यानी कि, तो रो बराबर यानी कि रो हमारे पास प्रतिरोधकता होती है यानी कि प्रतिरोधकता रो बराबर हमारे पास हो जाएगा RA/L। तो आर का हमारे पास फार्मूला होता है ओम और इनटू एरिया का होता है मीटर स्क्वायर और यहाँ पर एल का होता है तो मीटर से स्क्वायर से मीटर कट जाएगा, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा ओम मीटर। ये आप लोग याद रखिए, यहाँ पर प्रतिरोधकता यानी कि रो की हमारे पास यूनिट पूछी गई थी, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे STEC स्टडी का चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अधिक से अधिक स्टूडेंट के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और ये क्वेश्चन आपको किस प्रकार से लगे और समझ में आए कि नहीं आए।